अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 96। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, गिरने से सख्त चोटें आई हैं। थोड़े दिन और दफ्तर से छुट्टी करूँगा। नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं। यूँ भी लंबे समय से छुट्टी नहीं ली तो सोच रहा हूँ आराम के बहाने ही घर में रहकर पत्नी के शिकवे भी दूर करूंगा। बिल्कुल, पूरे वीक की छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। कोशिश करूंगा कि कल सुबह तुम्हें रिटर्न एप्लीकेशन भी भिजवा दूं। रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाज बिला शक्को शुबा मोहन की थी। देवा आंखों में हैरत लिए ये रिकॉर्डिंग सुन रहा था। ये तो तुमने चमत्कार कर दिया है। इसकी हैरत लफ्जों में ढली। चमत्कार कहें या जो भी कहें, लेकिन याद रखें कि हमारे पास बहुत ज्यादा मोहलत नहीं है। मोहन से हासिल करदा मालूमात मैं आपको दे चुका हूँ और इन मालूमात की रोशनी में हमें जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना होगा, क्योंकि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मोहन कितने अरसे तक हमारे काबू में रहेगा। फिर हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि कहीं इसके महकमे वाले ही इसके गैर मामूली रवैये पर चौंक ना जाए। अपन समझते हैं इन सब बातों को। मेरे लोगों को थोड़ा सा होमवर्क और कर लेने दो, फिर बस एक्शन ही लेना है। लेकिन अब तुमको भी थोड़ा ध्यान करना होगा। क्या मतलब? इसने देवा की बात की वजाहत चाहिए। मतलब अब आना जाना और फोन कॉल सब बंद। मिशन कंप्लीट होने तक अब तो को बिल्कुल खामोशी से इधर ही रहना है। ऐसे तो पीछे वाले परेशान हो जाएंगे। कम से कम एक बार इत्तला देने के लिए तो मुझे इनसे राब्ता करने दो। वो बेचैन हुआ। नहीं, अब एक बार भी नहीं। पहले ही तुम बड़ी गलतियां कर चुके हो। अब मैं तुम्हें मजीद गलती का चांस नहीं दे सकता, क्योंकि गलती का मतलब है नाकामी। देवा के बेलच के लहजे में कुछ ऐसा था कि जिसने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई वो जिस बात में पहले ही गलतियां कर चुका था, अपनी इन गलतियों के बायस अगर गिरफ्त में आ जाता तो आलम शाह और सरमद की आज़ादी के मिशन के साथ साथ अपने प्यारों के कातिलों को इंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश भी अधूरी रह जाती। मोबाइल। देवा ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो इसने खामोशी से मोबाइल निकालकर इसके हाथ पर रख दिया। अब जाकर सो जाओ। अगर कुदरती तरीके से नींद आए तो गोलियां भी मिल सकती है खाने के लिए। मकसद सिर्फ यह है कि सुबह तुम्हें बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। देवा ने इसे मशवरा दिया तो वो बिना हिलो हुज्जत वहां से उठ गया। इस बार भी इसे रहाइश के लिए वही कमरा दिया गया। कमरे में आकर इधर उधर टहलते हुए मुख्तलिफ सिमतों में सोचता रहा। कभी अपने बिछड़ने वाले प्यारों की सूरत नजरों के सामने लहराती थी और दिल पर एक घोंसा सा लगता था। कभी सिजल का ख्याल आता था कि अगर इसे कुछ हो गया तो वो इस दियारे गैर में एक छोटे से बच्चे के साथ अपनी बका की जंग कैसे लड़ेगी। और कभी रॉक के जबड़ों में हाथ डालकर आलम शाह और सरमद को उनके कब्जे से निकाल लेने का ख्याल से जिस्म में बिजलियां कूदने लगती थी। सोच की जो भी समझ थी तबीयत को बेचैन कर देने वाली थी। आखिरकार इसने देवा के मशवरे पर अमल करते हुए अपने लिए नींद की गोलियां मंगवाई। एक गिलास दूध के साथ दी जाने वाली इन गोलियों ने इस पर जादू का असर किया और आखिरकार वो पुरस्कून नींद सो गया। सुबह आंख खुलते ही एक आदमी देवा का पैगाम लेकर आ गया। इसकी रहनुमाई में वो एक हॉल कमरे में पहुंचा तो वहाँ नस वर्जिशों की मशीनों ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो पहले से वहाँ मौजूद लोगों के साथ शामिल हो गया। इस शदीद जिस्मानी मुशक्कत ने इसे ज़हनी तौर पर भी पुरस्कून होने में मदद दी। सीने में जो गम और गुस्से की आग भड़क रही थी, इसका बगैर किसी मंतकी सद्दबाब के बुझ जाना तो नामुमकिन था, लेकिन आसाबी कशीदगी में खासा फर्क आया था और वो खुद को अमली इक़दामात के लिए बेहतर हालत में महसूस कर रहा था। वर्जिश के बाद देवा ने इसे अपने साथ नाश्ता करने बुला लिया। मोहन की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाश्ते के दौरान इसने देवा से दरियाफ्त किया। सब ठीक है, बहुत शांति से है वो। अगर गड़बड़ करने की कोशिश भी की तो अंदर बाहर मौजूद मेरे लोग संभाल लेंगे। जो 2 लड़कियां इसके घर पर रख छोड़ी हैं वो बारी बारी नर्स बनकर इसकी देखभाल कर रही हैं। मैंने इन्हें हुक्म दे रखा है कि मोहन की पत्नी पर सख्त नजर रखें और इसे मौका न दे कि वो इससे ऐसी बात कह सके जो उसे पटरी से उतार दे। देवा बहुत मुतमईन था, हालांकि जब इसने मोहन को इसके घर पहुंचाने और हालात मामूल पर दिखाने की तजवीज़ दी थी तो देवा को इस सिलसिले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मोहन का दिमाग इस हद तक मास के कब्जे में है कि वो इसकी दी गई हदायत पर बरखिलाफ कुछ करने का सोच भी नहीं सकेगा। लेकिन अब अमली तौर पर सब देख लेने के बाद इसे इत्मीनान हो गया था। आपके भाई कभी आपसे मिलने नहीं आते? नाश्ता करते हुए इसकी नज़र दिलीप की तस्वीर में पड़ गई और ज़ेरे गुफ्तगू मौजू को छोड़कर बेसाख्ता सवाल कर बैठा। तुम इससे मिलना चाहते हो? देवा ने तुरंत सवाल के जवाब में सवाल किया। नहीं, बस कभी यहाँ देखा नहीं, ने ऐसे ही ख्याल आ गया था। माज ने बात बनाई। मेरी आंखों में देखते तो दिखाई दे जाता। बड़ा फिल्मी सा जवाब था। वो देवा का जवाब सुनकर हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर इसे एक झुर्री सी आ गई।
हमारी सच्चाई को फिल्मी जवाब समझते हो, बड़े भोले हो। देवा गुनगुनाने के अंदाज में बोला, फिर एकदम ही बात को बदलते उससे पूछा, ये बताओ कि इंडिया में कैसे आए थे? मतलब लीगल तरीके से यहाँ आने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया था? सिख यात्रियों का बहरूप भरकर इन्हीं के साथ आया था, इसने सच बताया। कहीं यात्रियों की उस बस में तो नहीं थे जिसे कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था? नहीं, उसमें नहीं था। इस बार सच बोलना मुमकिन ना हो सका। साथ में भी साथी भी होगा। साथ कोई था लेकिन मेरा साथी नहीं था। देवा के सवाल पर सोने का चेहरा आंखों के सामने लहराया तो पूरे वजूद में तनफ्फर की एक लहर से दौड़ गई। सोने से मुलाकात इसकी जिंदगी का वो बदतरीन वाकया था जिसके बाद सब कुछ तबाह होता चला गया था, और आज ये हाल था कि इसे लगता था कि बिल्कुल तही दामन रह गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ हो और साथी ना हो? नाश्ता तकरीबन निमट चुका था, तब वो दोनों चाय की प्यालियां सामने रखे गुफ्तगू में मसरूफ थे। धोखे और फेब के साथ जबरदस्ती मिल जाने वाले साथी के लाने के हकदार तो नहीं होते। वाह भाई वाह, क्या बात कही है। इस बात पर तुम्हें कोई तोहफा देने को दिल चाहता है? देवा इसकी बात सुनकर फुड़क उठा। मेरे दोस्त की आज़ादी से बढ़कर मेरे लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता। वो तो हमारे दरमियान तयशुदा मामला है, और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा देना चाहता हूँ। देवा के इसरार ने इसे अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद वो इसे मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारता हुआ एक ज़ेरे ज़मीन कमरे में ले गया। वहाँ पहुंचकर माज की आंखें खुली रह गई। इस कमरे में छोटे बड़े हथियारों का ढेर लगा हुआ था। ड्रामों फिल्मों वगैरह से हटकर इसने जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी भारी तादाद में असला देखा था। इनमें से जो चाहो और जितने चाहे लो लो। देवा ने कमरे में पहुंचकर हथियारों की समत इशारा करते हुए फराखदिली से पेशकश की तो इसने इनकार नहीं किया। जिंदगी जिस नहज पर चल पड़ी थी, इसे चाहते और ना चाहते हुए भी हाथों में हथियार उठाना थे। गुड चॉइस। इसने इन हथियारों में से AK-47 और लंबी नाल का एक ब्रीटा मुंतखब किया तो देवा ने इसे दाद दी। फिर अपने साथ साई की तरह चिपके चले आने वाले अपने साथी को मुखातिब करके बोला, इन हथियारों को अच्छी तरह चेक करके और तेल वगैरह देकर रेडी करो। मिशन पर साहिब यही हथियार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जनाब। इस शख्स ने फौरन आगे बढ़कर माज के हाथ से हथियार ले लिए। आज रात लेने जा रहे हैं तुम्हारे दोस्तों को। बारात के साथ जाने वाली तामझाम तुमने देख ली है, बस अब बैठ कर अपने रब से प्रार्थना करो कि कामयाबी हमारे कदम चूमे। देवा ने इसके शाने पर हाथ रखकर इतला दी तो इसके अंदर जोशो जज्बात की लहरें ठाटे मारने लगी। आज पहली बार वो ऐसे मार्के में हिस्सा लेने जा रहा था जिसमें मरने और मार देने वाली लगन इसके साथ थी। बहुत अरसा हुआ आप मुलाकात के लिए नहीं आए। बिजनेस, सियासत और सोशल वेलफेयर की कश्तियों में बेवक्त वक्त पैर रखकर जिंदगी का सफर करने वाले बंदे के पास अपने लिए वक्त नहीं बचता तो किसी से क्या मुलाकातें करता फिरे। इरफानुल्लाह ने फोन पर शिकवा कुना ताज भाई उर्फ ताजबर को तहम्मुल से जवाब दिया। कभी वो वक्त हुआ करता था जब आप सारी दुनिया छोड़कर हमारे पास भागे चले आते थे। इसने याद दिलाया। वक्त ही तो बदल गया है जाने मन। पहले आतिश जवान था और सर पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था। अब मुझे याद रखना पड़ता है कि मेरे बिगड़े काम संवारने के लिए सर पर मेरा बाप मौजूद नहीं है, बल्कि मैं खुद एक बाप हूँ जिसे और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ औलाद के पैदा किए मसाइल से निपटना पड़ता है। इतने रंजीदा और परेशान क्यों हैं? सच पूछे तो आप पर यह अंदाज बिल्कुल सूट नहीं करता। ताज भाई वो औरत थी जिसकी जिंदगी रंगारंग के मर्दों से मामलात करते गुजरी थी, और इरफानुल्लाह से तो इसका ताल्लुक सबसे ज्यादा गहरा और पुराना था, इसलिए फोन पर भी इसकी कैफियत महसूस करने में से कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सुल्तान की तरफ से परेशान हूँ। बेहतरीन इलाज के बावजूद इसकी हालत संभलने में नहीं आ रही। डॉक्टर्स बैरून मुल्क ले जाने की भी इजाज़त नहीं दे रहे कि इनके मुताबिक सुल्तान की हालत ऐसी नहीं कि वो सफ़र कर सके। अब तुम खुद बताओ कि एक ऐसे वक्त में जबकि औलाद को मेरा सहारा बनना चाहिए, औलाद बिस्तर पर पड़ी है तो मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने अपना दुखड़ा रो दिया। बाज़ल है ना, जो भी काम हो, जो भी मसला हो, इससे कहिए। ताज भाई ने झट मशवरा दिया। बाज़ली से कहता हूँ लेकिन सुल्तान के मसाइल को भूल तो नहीं सकता। आफ्टर ऑल इसी ने मेरी जगह संभालना है, लेकिन अफसोस के इसके लिए इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। मेरा बाज़ल इतना बासलाहियत है पर आप इसी को मुकाम देने को तैयार ही नहीं। ताज भाई ने मौका देखकर बात निकाली। क्या कमी है बाज़ल को? सब कुछ इसके इख्तियार में है, स्याह करे या सफ़ेद। मैं इससे सवाल नहीं करता। मेरा एक एक आदमी इसके हुक्म के आगे हाथ बांधे खड़ा रहता है। शहजादों के ठाट बाट से जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने एक एक करके अपनी अनायतें गिनवाना शुरू कर दी। मैं मानती हूँ वो शहजादों की सी जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो आपका वलीअहद तो नहीं है ना इरफानुल्लाह साहिब। ताज भाई के अंदर तड़पती हसरत जुबान पर आ गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है कि तुम नहीं जानती कि तुम जैसी माओ की औलाद को कभी वलीअहदी नसीब नहीं होती। इसने फौरन आंखें माथे पर रख ली। नसब तो बाप से चलता है ना इरफानुल्लाह साहिब। ताज भाई ने कमजोर से लहजे में बावर करवाया।
ہمارے ہاں نسب اس کا تسلیم کیا جاتا ہے جو نکاحی بیوی کی کوکھ سے جنم لے۔ تاج بھائی کو دو ٹوک لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہ آہٹ پر پلٹے تو بازل کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ ابھی میں مصروف بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بازل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گفتگو کا اختتام کیا۔ کیسے ہو؟ فون بند کر کے اس کے تو متوجہ ہوئے اور ساتھ اس کے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس نے تاج بھائی سے کہا گیا ان کا جملہ سنا تھا یا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے مجھے کس سلسلے میں یاد کیا تھا؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا۔ ایک اہم کام ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بس تم ہی اس کام کو نمٹا سکتے ہو۔ یوں سمجھو کہ اس کام کو ایک چیلنج کے طور پر ہمیں سونپا گیا ہے اور موقع دیا گیا کہ ماضی میں کامل سلطان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے جو سبکی اٹھانا پڑی ہے اس کی تلافی کر ڈالیں۔ کام کیا ہے؟ اسے ان کی تمہید سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ سارے حالات سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سیاسی اور فلاحی کاموں کے لیے فنڈنگ کرنے والے مطالبات بھی کرتے تھے اور آزمائشوں سے بھی گزارتے تھے۔ ایسی ہی ایک آزمائش کے نتیجے میں حیائی یزدانی کا بیٹا کامران یزدانی عرف کامی اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ اسے سرحد پار سے آئی ہوئی اسمگلنگ کی ایک کھیپ کے ساتھ خفیہ طور پر آنے والی ایک ڈیوائس نکال کر لانی تھی۔ وہ احمق اس مشن پر باربی نامی رقاصہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ نتیجے میں ڈیوائس بھی ہاتھ سے نکلی اور کامی بھی جان سے گیا۔ بعد میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیوائس اس پارٹی تک پہنچ چکی ہے جس نے انہیں یہ کام سونپا تھا، لیکن نااہلی کے داغ کے ساتھ وہ شکوہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ لالا عیسیٰ منظر سے غائب ہے، تمہیں اسے تلاش کرنا ہے۔ عرفان اللہ نے اسے کام کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ صرف تلاش کرنا ہے یا ٹھکانے بھی لگانا ہے؟ اس نے بے نیازی سے دریافت کیا۔ فی الحال صرف تلاش کرنا ہے اور تم اس کام کو اتنا ہلکا نہ لو۔ لالا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ انہیں اس کی بے نیازی کھٹکی۔ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی اور کام نہ ہو تو میں جا سکتا ہوں، میری آج منہاس کے ساتھ ڈیٹ ہے۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھتے اس نے انہیں بے خوفی سے اپنی مصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ کوئی اس کے اعلانیہ باپ نہیں تھے جو وہ انہیں ایسی کسی بات سے آگاہ کرتے ہوئے جھجکتا۔ نہیں، کوئی اور کام نہیں، بس تم اس کام کو دھیان سے کرنا۔ پہلے ہی ہمیں سلطان اور کامی کی وجہ سے بہت سبکی اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے ان کا جملہ مکمل کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈونٹ وری، مجھے معلوم ہے کہ میں سلطان اور کامی کی طرح غلطیاں کرنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اور ان میں فرق ہے۔ انہیں خود کو کبھی اہل ثابت کرنے کی فکر نہیں رہی، لیکن مجھے ہر بار ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اہل ہوں۔ وہ وہاں سے نکلتے نکلتے انہیں بہت کچھ جتا کر نکلا تھا، پھر بھی خون سر میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ کسی تاج بھائی کا بیٹا ہو کر معاشرے میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے ساری زندگی بہت عیش و عشرت میں گزاری تھی اور کبھی کسی شے کے لیے نہیں ترسا تھا۔ اس کی زندگی میں بس ایک خلا تھا اور وہ یہ کہ اس کی والدیت کے خانے میں لکھا شوکت عرف شوکی کا نام کبھی اس کے باپ کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور جس پر باپ ہونے کا الزام تھا اس نے کبھی اپنا نام والدیت کے خانے میں لکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اپنی زندگی کے اس خلا کو پور کرنے کے لیے اس نے اتنے عجیب و غریب تجربات کیے تھے کہ خود ایک عجیب سی شخصیت بن کر رہ گیا تھا، لیکن سکون اسے کسی صورت حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب بھی اس نے سکون کے حصول کے لیے اپنی محبوبہ مہناز کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے عرفان اللہ سے غلط بیانی کی تھی کہ اس کی آج مہناز کے ساتھ ڈیٹ ہے، لیکن اب وہ وہیں جا رہا تھا۔ مہناز کو اس کا معاملہ بھی عجیب تھا۔ وہ برسوں سے اس کی محبوبہ کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ ذائقہ بدلنے کے لیے جب چاہے ادھر ادھر منہ مار لیتا تھا اور پھر پلٹ کر مہناز کے پاس آ جاتا تھا، لیکن کبھی مہناز کو بیوی کے عہدے پر ترقی دینے کا نہیں سوچا تھا۔ مہناز کو اس کی اس خصلت سے لاکھ تکلیف سہی، لیکن اعتراض کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی وہ سوچ سکتی تھی کہ بازل کو چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لے۔ اسے معلوم تھا کہ جس دن اس نے ایسا سوچا بازل اس کے جسم کا ریشہ ریشہ کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ حقیقتاً ان کا تعلق محبت سے زیادہ خوف کی بنیاد پر قائم تھا، لیکن بازل کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ وہ جب چاہے اپنی من پسند عورت کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ اب بھی وہ اسی یقین کے تحت اس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ جس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں مہناز رہائش پذیر تھی وہاں سیکورٹی کا نظام سخت تھا اور باہر سے آنے والوں کو مکینوں سے تصدیق کیے بغیر اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، لیکن بازل پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ مہناز کے رہائشی اپارٹمنٹ کا اصل مالک وہی ہے۔ اب بھی وہ بنا روک ٹوک کے آسانی سے اوپر پہنچ گیا اور اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر بنا چاپ اندر داخل ہوا۔ سامنے لانج میں ہی ایک دبلی پتلی سی لڑکی اس کی طرف پشت کیے جھاڑو پونچھ میں مصروف تھی۔ لڑکی کی بے خبری میں وہ وہیں کھڑا اس کی جسمانی خد و خال کو ناپنے لگا۔ یہ شاید اس کی نظروں کا ارتکاز تھا کہ لڑکی نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا اور کچھ گھبرائے ہوئے سے انداز میں پیچھے ہٹی۔ اس نے بھی بے ساختہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔
زاویہ بدلنے کا سبب کسی قسم کی جھجک یا شرمساری نہیں بلکہ کراہت کا احساس تھا۔ لڑکی کا داغدار چہرہ لکوے کے مریض کی طرح ٹیڑھا منہ اس کے حسن پرست طبیعت کو مقدر کر گیا تھا۔ طبیعت کے اس تقدر کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنے بائیں پاؤں سے جوتا اتارا اور لڑکی کی طرف اچھال دیا۔ جوتا اڑتا ہوا جا کر لڑکی کے شانے پر لگا اور اس کے منہ سے بے ساختہ ہی ایک گھگیائی ہوئی خوفزدہ آواز نکلی۔ اسی وقت ایک کمرے سے برآمد ہوتی مہناز نے منظر دیکھا اور تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ واٹ ہار سرپرائز ڈارلنگ، تم یہ اچانک بغیر بتائے ہی آ گئے۔ اس کی حرکت کو مکمل نظر انداز کرتے اس نے اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آتے کے ساتھ ہی یہ بھیانک سین دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس کا موڈ بدستور خراب تھا۔ چھوڑو اسے، آؤ میرے ساتھ اندر بیڈ روم میں چلو۔ اس بار مہناز نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے خوابگاہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ میرا جوتا ادھر لا اور میرے پاؤں میں پہنا۔ مہناز کی کوشش کو ناکام بناتا ہوں مضبوطی سے اپنی جگہ جمع کھڑا رہا اور شانے پر ہاتھ رکھے سہمی کھڑی لڑکی کو سختی سے حکم دیا۔ اس کا حکم سن کر لڑکی مزید ہراساں نظر آنے لگی۔ جوتا لے آؤ شینو، شاباش آ جاؤ، اب صاحب کچھ نہیں کہیں گے۔ مہناز نے بازل کے موڈ کو بہتر کرنے کی لڑکی پر پیار سے زور ڈالا تو اس نے بے بس انداز میں جھک کر اپنے قریب ہی گرا جوتا اٹھایا اور ڈرتی ڈرتی جھجکتی بازل کے قریب چلی آئی۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس نے جوتا اس کے ننگے پاؤں کی طرف بڑھایا۔ اس نے پاؤں کو ذرا سا فر سے اوپر اٹھایا جیسے اسے جوتے میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن پھر یکدم اس کا پاؤں تیزی سے حرکت میں آیا اور لڑکی کے منہ پر اس زور سے پڑا کہ وہ کراتے ہوئے پیچھے کی طرف الٹ گئی۔ پلیز ڈارلنگ، بے ضرر ہے بیچاری، خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے اور بغیر کوئی ڈیمانڈ کیے جو ملے اس پر گزارا کر لیتی ہے۔ سچ اس کی وجہ سے مجھے بہت آرام ہو گیا ہے، میرے صدقے اسے برداشت کر لو۔ مہناز بہت پیار سے اس کا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری خاطر ہی برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ایسی بدشکل عورت کو کب کا اٹھا کر باہر پھینک چکا ہوتا۔ اس نے لڑکی پر تحقیر بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم مت دیکھو نا اس کی طرف، آؤ میرے ساتھ بیڈ روم میں چلو، وہاں تمہیں میرے سوا نہ کچھ دکھائی دے گا اور نہ سجائی۔ مہناز نے ناز سے اسے اپنے طرف متوجہ کیا تو اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک لہرائی۔ بدصورت ملازمہ کے چکر میں واقع نے مہناز پر توجہ نہیں دی تھی۔ کھلے گلے کے مہین سے گاؤن میں ملبوس واقعی دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ کمان مائی بیبی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرا بے داغ حسن ہے نا تمہارے ذوق پر پورا اترنے کے لیے۔ اس کی نگاہوں کی تبدیلی کو محسوس کر کے مزید اٹھلائی اور بازو پکڑ کر خوابگاہ کی طرف دھکیلنے لگی۔ اس بار بازل نے مزاحمت نہیں کی۔ ان دونوں کے بند دروازے کے پیچھے گم ہو جانے کے بعد نیچے لڑکی پڑی لڑکی اٹھی اور پاؤں کی ٹھوکر سے پھٹ جانے والے اپنے ہونٹ سے بہتے خون پر دوپٹہ کا پلو رکھا۔ اس پل ہونٹ سے بہتے خون کی سی سرخی اس کی آنکھوں میں بھی اتر آئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو بازل کا پورا جسم خونم خون کر دیتی، لیکن بس ہی تو نہیں چلتا تھا۔ دائیں ہاتھ کی فریکچر شدہ انگلیاں بغیر علاج کے خود بخود ہڈی جڑنے کے نتیجے میں ٹیڑھی میڑھی ہو چکی تھی۔ ان ٹیڑھی میڑھی انگلیوں کے ساتھ وہ گھر کے معمولی کام تو نپٹا لیتی تھی، لیکن اس لائق نہیں تھی کہ کسی ہتھیار کو گرفت میں لے کر استعمال کر سکتی۔ دائیں پاؤں کا لنگ بھی ایک امتحان تھا اور اس امتحان کو مزید سخت بنانے کے لیے پیروں میں بیڑیاں بھی ڈال دی گئی تھی۔ اب وہ ایک زرخیز غلام کی طرح اس اپارٹمنٹ کے طول و عرض میں خدمات تو انجام دے سکتی تھی، لیکن یہاں سے باہر نکل کر آزاد فضا میں سانس نہیں لے سکتی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ 3 گاڑیاں بہت تیزی سے دہلی کے مضافات کی طرف دوڑتی جا رہی تھی۔ ہر گاڑی میں کم سے کم 3 سے 4 نفوس موجود تھے، لیکن ان کے درمیان بہت کسی گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سیاہ چوس لباس میں ملبوس وہ سارے کے سارے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے۔ ان کے چہرے سپاٹ ہر قسم کے تاثر سے آزاد تھے۔ اگر کوئی تاثر ہوتا تو بھی گاڑی کی بجھی روشنیوں کے باعث دیکھا نہ جا سکتا، جیسا کہ ماس کے چہرے پر موجود تاثرات کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ان سپاٹ چہروں کے درمیان اس کا چہرہ وہ واحد چہرہ تھا جو اندرونی جوش و جذبے سے تمتما رہا تھا، اور وہ بار بار گردن گھما کر یوں راستے کے دائیں اور بائیں جانب دیکھتا تھا، جیسے نشانیوں سے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ اب کتنا سفر باقی ہے۔ لیکن اس مضافاتی علاقے کا بیشتر حصہ تاریکی تھا اور وہ گاڑیوں کی بجھی ہوئی روشنیوں کے ساتھ صرف ڈرائیورز کی مہارت کے سہارے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم ٹارگٹ کے قریب ہیں، ٹھیک 1 منٹ بعد ساری گاڑیاں روک لی جائیں۔ ہر گاڑی میں سوار افراد کے کانوں میں گونجنے والی ٹیم لیڈر کی آواز نے ماس کو مزید الرٹ کر دیا۔ اس مشن پر دیوا ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس نے ماس کو اطمینان دلایا تھا کہ اس مشن پر اپنے بہترین آدمی اس کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ وہ اس وقت ٹیم لیڈر والی گاڑی میں ہی سوار تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ان کی گاڑی رک گئی۔ اسے یقین تھا کہ باقی دونوں گاڑیاں بھی رک چکی ہوں گی، لیکن وہ انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ اپنی پوزیشن بتاؤ، گاڑی رکتے ہی ٹیم لیڈر نے حکم دیا۔
नॉर्थ, साउथ। फौरन ही पे दर पे 2 आवाजें गूंजी, खामोशी से अपने अपने पोजीशन पर फैलना शुरू कर दो, लेकिन याद रखना कि मेरे हुक्म से पहले आगे नहीं बढ़ना है। अपने साथियों की पोजीशन जान लेने के बाद इसने नया हुक्म जारी किया। माज के लिए एक नया इंकशाफ था कि इनके साथ रवाना होने वाली गाड़ियों ने किसी वक्त खामोशी से इनका साथ छोड़ दिया था और अब टारगेट की मुख्तलिफ समतों में मौजूद थी। सिक्योरिटी कैमरों की क्या पोजीशन है? इस बार माज ने टीम लीडर की आवाज़ अपने एयरपीस के बजाय बराह रास्त सुनी। अब वो यहाँ से दूर बैठे उस कंप्यूटर एक्सपर्ट से मुखातिब था जिसने इनकी मतलूबा इमारत के सिक्योरिटी कैमरों को हैक करने की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। गुड, ठीक 20 सेकंड बाद सारे कैमरे बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ की रिपोर्ट सुनकर इसने नया हुक्म जारी किया और अपने साथ गाड़ी में मौजूद अफराद को हरकत में आने के लिए इशारा किया। वो सब तैयारी थे। एक पल में सीटों के निचले खला में मौजूद इनके बैग बाहर निकले और इनके कांधों पर पहुंच गए। गाड़ी से निकलकर बाहर के तारीक माहौल में खुद को मदगम कर लेने में इनको कोई मुश्किल पेश न आई। 1, 2, 3 दूसरों के साथ हरकत करता माज दिली दिल में गिनती कर रहा था। 20 कहते इसने अपने कान में आवाज सुनी, एक्शन। वो जानता था कि इस एक लफ्ज के बाद ताकत पर जैमर्स काम करना शुरू कर देंगे, जिनके बाइस तमाम मवासलाती आलात काम करना बंद कर देंगे। इनमें खुद इसके और इसके साथियों के आलात भी शामिल थे, यानी अब इनमें से कोई भी एक दूसरे से मवासलाती आलात के जरिए रब्ता नहीं कर सकता था। लेकिन अंदर वालों को बैरूनी मदद हासिल करने से रोकने के लिए ये एक अहम कदम था। खुद इनका लाहे अमल तयशुदा था और किसी मुश्किल या ज़रूरत के तहत साथियों को मुतवज्जो करने का तरीका भी तय था। एक्शन की आवाज़ सुनते ही इस समेत तमाम अफराद ने अपने अपनी तयशुदा पोजीशन से पेशकदमी शुरू की। इस वक्त जिस इमारत को घेरे हुए थे वो बज़ाहिर कदीम तर्ज का एक गेस्ट हाउस था, लेकिन वहन की फराम करदा मालूमात के मुताबिक आलिम और सरमद के अलावा कुछ और ख़ास मुजरिमों को भी यहाँ रखा गया था। वो लोग अपनी अहम मीटिंग्स और प्लानिंग्स के लिए भी इस मुकाम को इस्तेमाल करते थे। इनकी कोशिश होती थी कि इमारत में ज़्यादा गहमा गहमी और हलचल न दिखाई दे, लेकिन सिक्योरिटी सख्त थी। इनके पास चूँकि इस सिक्योरिटी से मुतल्लिक तमाम तफसीलात मौजूद थी, इसलिए पूरी मनसूबाबंदी और तैयारी के साथ आए थे। इन्हें मालूम था कि सिक्योरिटी कैमरों के एक साथ बंद होते ही अंदर तशवीश की लहर दौड़ जाएगी और वो हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनकी इस तैयारी को धोखा देने के लिए इनके पास लाहेमल मौजूद था। जब तक वो अपने एक साथी के साथ पंजों के बल दौड़ता हुआ इमारत की बाउंड्री वाल तक पहुंचा, फजा में 2 धमाकों की आवाज़ गूंज चुकी थी। ये आवाज़ बहुत बुलंद नहीं थी, लेकिन आवाज़ें पैदा होते ही इमारत के शुमाली और जनूबी हिस्सों में धुएं के बादल छा गए थे। धुएं के इन बादलों को देखते ही माधुर के साथियों ने इमारत की बुलंद दीवारों पर कुमंदे डाल दी और बंदरों की सी फुर्ती से ऊपर चढ़ते चले गए। कुमंदे डालने के उन्होंने जो आंकड़े इस्तेमाल किए थे, इन पर रबर की तह चढ़ी हुई थी, इसलिए वो दीवार पर बिछे लोहे के तारों में दौड़ती बरकी रो से महफूज रहे थे। दीवार के पार जाने से कबल उन्होंने बरकी रो के सिलसिले को मुनक़ते कर दिया। जिस वक्त वो इस काम से फारिग होकर अपने रबर सूल के जूतों के बाइस अहाते में बेआवाज कूदे, शुमाली और जनूबी समतों से फायरिंग की आवाज़ें गूंजना शुरू हो चुकी थी। हस्बे मंसूबा वो इन लोगों को तवज्जो बांटने में कामयाब हो गए थे और धमाकों धुएं के बाइस ये समझते हुए कि शुमाली और जनूबी रास्तों से अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है, इन्होंने अपना सारा जोर उस तरफ लगा दिया था। इनकी इस गलत फहमी का फायदा उठाते हुए माधुर के साथियों के अलावा 2 अफराद पर मुश्तमिल 2 मजीद टीमें बिल्कुल इसी तरह इमारत के अहाते में पहुंच चुकी थी और अब वो सब अपने अपने तौर पर अंदर तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। धमाकों से कबल अंदरूनी हिस्से में कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन धमाके होते ही पूरी इमारत गहरी तारीकी में डूब गई थी। इस तारीकी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने नाइट विजन चश्मे आंखों पर चढ़ा लिए थे और बएहतियात आगे बढ़ते जा रहे थे। अंदरूनी इमारत के मरकजी दरवाजे तक पहुंचते ही इन्हें किसी किस्म की दिक्कत पेश न आई, लेकिन जैसे ही माज के साथ मौजूद शख्स ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, इमारत की एक खिड़की से गोलियों की बाढ़ आई। माज ने किसी खुदकार रद्दमल के मानी नीचे गिरते हुए इस खिड़की की तरफ फायर खोल दिया। वहां मौजूद शख्स को पीछे हटना पड़ा। इसका साथी जो इसी की तरह नीचे गिरकर खुद को निशाना बनने से बचाने में कामयाब हो गया था, इस मौका का फायदा उठाकर एक बार फिर दरवाजे पर किस्मत आजमाई करने लगा और जब इसे लॉक पाया तो गोलियों से लॉक को उड़ा दिया। खिड़की वाले को आगे आकर मजीद फायर करने का मौका दिए बगैर जब तक माज अपने साथी के करीब पहुंचा, एक दूसरा साथी भी इनसे आन मिला था। माज ने खिड़की वाले को उलझाए रखा, जबकि नए आने वाला इसके साथी को अंदर जाने के लिए कवर देने लगा। ये वो लम्हात थे जब पूरी इमारत के अतराफ में हल्की और भारी फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आया किसका पलड़ा भारी है। इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करने वाले इसके साथी ने टूटे लॉक वाले दरवाजे को धकेल कर कदम अंदर रखा ही था कि कहीं से गोलियों की बौछार आई और इसके निचले बदन को छेद डाला। वो बुलंद आवाज में चीखता हुआ नीचे गिर गया, लेकिन इसे गिराने वाला भी न बच सका और इसे कवर देने वाले साथी की गोलियों की जद में आ गया।
माज ने खिड़की की तरफ एक तवील ब्रस्ट मारा और फुर्ती से खुले दरवाजे से दाखिल हो गया। मोहन का बताया हुआ इमारत का नक्शा पूरी तरह इसके जहन में महफूज था। इर्द गिर्द से चौकन्ना वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आती हल्की फायरिंग की आवाज़ों से जाहिर था कि इसके कुछ और साथी भी अंदर दाखिल हो गए हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वह ऐसे किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। यकीनी तौर पर रावल यहाँ अपनी महदूद नफरी के साथ मौजूद थे और अब वो सारी की सारी नफरी हमलावरों से निपटने के लिए मैदान में उतरी हुई थी। हैंड्स अप। वो एक ग्रिल पर लगे ताले को तोड़कर इस हिस्से में दाखिल हुआ ही था कि जहाँ से आगे मोहन की इत्तला के मुताबिक कैदियों के कमरे थे, किसी तारीख गोशे में दुबके शख्स ने अपनी गन पीछे से इसकी गर्दन पर रख दी। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर गिरफ्त में आने पर वो अंदर अंदर बल खाकर रह गया, लेकिन गर्दन पर रखी गन की नाल के साथ कोई हरकत करना हिमाकत होती। हथियार फेंक दो। अभी इसने पहले हुक्म पर अमल नहीं किया था कि गर्दन पर दबाव डालकर दूसरा हुक्म दिया गया। चारों नाचार इसे हुक्म की तामील करते हुए हथियार फेंक कर हाथ उठाने पड़े। आगे बढ़ो। गन बरदार ने इसे इसी तरफ धकेला जहाँ कैदियों के कमरे बने हुए थे। शायद वो इसे इन कमरों में किसी में कैद करना चाहता था। मौका का मुंतजिर माज बज़ाहिर बेबस इसके हुक्म पर आगे बढ़ने लगा। नाइट विंड की वजह से तारीकी के बावजूद इसे आगे बढ़ने में दुश्वारी का सामना नहीं था। एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने से गुजरते हुए यकदम ही इसे अकब से अपनी जद में लेकर आगे बढ़ने वाला लड़खड़ा गया। इसके लड़खड़ाने की वजह पर गौर करने के बजाय वो फुर्ती से एक तरफ हुआ और बेल्ट के साथ लटका ब्रीटा निकालकर इस पर फायर कर दिया। गोली सीधी इस शख्स की खोपड़ी में घुसी और मिट्टी से भरे बोरे की तरह जमीन पर ढेर हो गया। ही मैन हेल्प मी। देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम भी मेरी हेल्प करो। अभी वो गोली चलाकर पलटा भी नहीं था कि किसी ने इसे पुकारा। आवाज उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी जिसके सामने मरने वाले की लाश पड़ी थी। कौन हो तुम? इसे बेसाख्ता ही तेजी से गोशी में पूछा। मैं वो हूँ जिसने दरवाजे के नीचे से छड़ी डालकर तुम्हारे दुश्मन को लड़खड़ाने पर मजबूर किया। अगर मैं ऐसा न करता तो तुम इससे आसानी से जान न छुड़ा पाते। लेकिन तुमने इतने अंधेरे में ये कैसे किया? वाकई हैरान था। मेरे कान बहुत तेज हैं। तुम को तो तुम्हारे अंदर दाखिल होने से लेकर उस पहरेदार के मरने तक एक एक पल की तफसील सुना सकता हूँ, लेकिन आई थिंक के तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा। बेहतर है कि तुम मुझे आज़ादी दिलवाकर मेरे एहसान का बदला चुकाओ और अपना मिशन मुकम्मल करो। कमाल का एतमाद था इसके लहजे में। माज इसे नज़रअंदाज करके आगे न बढ़ सका। ठीक है, मैं लॉक तोड़ने के लिए गोली चला रहा हूँ, तुम दरवाजे के सामने से हट जाओ। फैसले पर पहुंचते हुए इसने अपनी लंबी नाल वाले ब्रीटा को सीधा किया और फायर कर डाला। दरवाजा खोलो और हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। लॉक टूटते इसने अंदर वाले को हुक्म दिया। ये लो दरवाजा खोल दिया और हाथ भी ऊपर उठा ली, लेकिन बाहर नहीं आ सकता। मेरे पैरों में पड़ी बेड़ियां मुझे इस दरवाजे से आगे नहीं आने देती। खुले दरवाजे के अंदर वो एक लहीम शहीम होले की सूरत में इसके सामने खड़ा था। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से इन बेड़ियों को तोड़ दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। होले ने फरमाइश की। तुम तो ऐसे फरमाइश करो जैसे मैं तुम्हें आज़ाद करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। वो इसको टोकने पर भिन्ना गया। इरादा बेशक तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन कहीं ऊपर से इशारा हुआ होगा कि तुम मेरी आज़ादी का वसीला बने यहाँ मौजूद हो। ऐसा पुरशकीन लहजा था कि माज को कपकपी सी आ गई। बेसाख्ता इसने अपने पास मौजूद टॉर्च निकालकर रोशन की तो इस शख्स पर रोशनी डाली। उलझी दाढ़ी, मूछ और बालों वाले चेहरे पर मौजूद नील और वरम से जाहिर था कि यहाँ इसकी खातिर मदारत की जा रही है। लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराकर शोखी से इसकी तरफ देख रहा था। इसने यकदम ही इसे आज़ादी दिलवाने का फैसला कर लिया और जब फैसला हो गया तो इस शख्स की बेड़ियों से आज़ाद होने में देर नहीं लगी। लगता है तुम्हारे साथी पूरी तरह गालिब आ गए हैं। बेहतर है मैं इनसे टकराव होने से पहले निकल जाऊं। आवाज़ों पर कान लगाते हुए दोस्ताना अंदाज में इससे मुखातिबता जैसे बरसों की आशनाई हो। कौन हो तुम? इसके लबों से सवाल फिसला। मुकम्मल तारुफ करवाने का मौका नहीं। कभी दिल चाहे या कुछ जरूरत पड़े तो मुंबई में मशहूर एडिटर गालिब अम्बालवी से मिलकर कह देना कि जारू से मिलना है। आई होप कि वो तुम मुझ तक पहुंचा देंगे। इसने जवाब दिया और बिल्कुल अचानक अपने लहीम शीम वजूद को बेपना फुर्ती से हरकत देते हुए मरने वाले के नीचे पड़ी गन तक रसाई हासिल कर ली। माज ने इसराइली तौर पर ब्रीटा का रुख इसकी तरफ करके ट्रैगर पर दबाव डाला, लेकिन किसी अनजानी कुव्वत ने इसे मुकम्मल दबाव डालने से रोके रखा। गुड बाय। खुद को जारू के नाम से मुतारिफ करवाने वाला अपने भारी तनोतोश के साथ छलावी किसी फुर्ती से इसके नजरों से ओझल हो गया। इसके नजरों से ओझल होने पर वो गया किसी ट्रांस से बाहर आया और आलम और सरमद को तलाश करने लगा। मोहन के मुताबिक इन्हें इन कमरों में ही किसी एक में रखा गया था, लेकिन इतने हंगामे के बावजूद उनकी तरफ से कोई रद्दमल जाहिर नहीं हुआ था। क्या हुआ? मिले वो लोग? वो तीसरे कमरे का दरवाजा खोलकर इसमें झांक रहा था जब टीम लीडर वहां आया और इसने उजले से पूछा। अभी नहीं। वो अगले कमरे की तरफ बढ़ा। जल्दी करो, इस टाइम सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन आसपास से
किसी ने फायरिंग और धमाकों की आवाज़ सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। हमारी नफरी कम हो चुकी है। अगर पुलिस ने घेरा डाल दिया तो हमें यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। टीम लीडर ने इसे इस तरह लहजे में कहा और खुद भी एक बंद दरवाजे की तरह बढ़ा। वो मास की तरह टार्च रोशन कर चुका था। नफरी कम हो गई से क्या मतलब? सुरेश और राधे शदीद जख्मी हुए हैं। मैंने एक गाड़ी में यहाँ से वापस भिजवा दिया है। मास ने महज हंकारा भरा और चौथे कमरे का दरवाजा खोलकर रोशनी अंदर डाली। मेन स्विच ऑफ था। जब सर्किट में कोई गड़बड़ की गई थी जब से वो इस इमारत में दाखिल हुए थे। मुसलसल तारीकी में डूबी हुई थी और इन्हें रोशनी के टॉर्चों का सहारा लेना पड़ रहा था। ओह मेरे खुदाया! टॉर्च की रोशनी ने इसे जो मंजर दिखाया, इसे देखकर बेहद कर्ब से बड़बड़ाया और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़या तकरीक इसमें देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।